इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी भौतिक विवेचना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या रखते हैं? एंट्रोपी ही रखते हैं। तो एंट्रोपी के बारे में जहां बात की जाए तो एंट्रोपी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का क्या माना जाता है? शब्द माना जाता है। एंट्रोपी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? परिवर्तन। अर्थ होता है परिवर्तन। एंट्रोपी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। अर्थात किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप एंट्रोपी कहलाती है। किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। तंत्र का मतलब हमने बताया था, निकाय भी बोलते हैं। किसी तंत्र, तंत्र का अर्थ क्या होता है? निकाय, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप, व्यवस्था नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अव्यवस्था। अव्यवस्था की माप क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। तो किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी निकाय की अनियमितता या यादृच्छिकता की मात्रा ही उसकी एंट्रोपी की माप होती है। किसी तंत्र की या निकाय की अनियमितता, अनियमितता का अर्थ होता है कि कभी वो ठीक ठाक चल रही है, कभी अनियमित है, कभी ठीक है, कभी ठीक नहीं है। और यादृच्छिकता मतलब उसकी याददाश्त जो है कभी सही चल रही, कभी सही नहीं चल रही। तो हम ऐसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि किसी तंत्र की, किसी निकाय की, किसी तंत्र की अनियमितता और क्या? यादृच्छिकता। ठीक है ना? की माप ही क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। किसी तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता की माप क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं और यह एक क्या होता है? अवस्था फलन है। किसी पदार्थ की, किसी निकाय की अवस्था को बताती है। अर्थात यह क्या है? इसे दर्शाते कैसे? सबसे पहले तो ये बताओ। एस से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। और ये क्या है? एक अवस्था फलन है। क्या है? अवस्था फलन है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने इतनी बातें रखी कि एंट्रोपी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। अर्थात किसी तंत्र या निकाय की अव्यवस्था की माप ही एंट्रोपी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता की माप क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। इसे ऐसे दर्शाते हैं। और यह क्या है? बोले अवस्था। क्या है? अवस्था फलन है। क्या है ये? अवस्था फलन है। जैसे हम बात करें ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों में एंट्रोपी का मान लगभग क्या होता है? शून्य। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर पाते। तो ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य। किसकी बेटा? ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी क्या होगी? शून्य होगी। उसके बाद किसकी होनी चाहिए? तो इससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा होगी किसकी? बोले द्रव की। तो द्रव की एंट्रोपी थोड़ी ठीक ठाक होगी। मतलब एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी होने वाली है? गैस की। गैस की जो एंट्रोपी होगी इसकी तो क्या होती है? बोले शून्य। इसकी एंट्रोपी क्या होगी? तो उसकी शून्य। इसकी थोड़ी ठीक ठाक चलेगी और इसकी क्या चलेगी? ज्यादा ठीक ठाक चलेगी। मतलब एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है? गैस की होने वाली है। अर्थात दृष्टिकोण हम ये ले सकते हैं कि ठोस से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? द्रव की। और द्रव से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। क्यों? क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कभी गैस यहाँ, कभी वहां, कभी वहां। गैस के कण क्या होते हैं? विचलित होते रहते हैं, दूर दूर ऐसे विचलित रहेंगे, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी क्या करते रहते हैं? गति। उसमें सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, इसलिए उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। द्रव की बात करें तो एकदम किसी भी पात्र में एक ओवरऑल यदि रख दिया जाए तो ठीक ठाक रखे रहेंगे, उसमें थोड़ी कम रहेगी। ठोस की बात करें, लोहे को ले लो, बर्फ को ले लो, एक जगह फेंक से रख दो उसको,
तो उसकी एंट्रोपी में कहां परिवर्तन हो रहा है? व्यवस्थित है उसका आकार, ठीक है ना। तो एंट्रोपी का यदि क्रम पूछा जाए तो आप बताना सबसे ज्यादा किसकी, गैस की, और सबसे कम किसकी होती है? ठोस की होती है। यदि और अच्छे से समझाया जाए उदाहरण से, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में यदि गैस के दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब इसको उदाहरण से हम समझें तो उदाहरण में देखो, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में एक बात बताओ, फ्लोरीन क्या है? गैस। ब्रोमीन को क्या मानते हैं हम? द्रव मानते हैं। और आयोडीन क्या है? ठोस। तो किसकी ज्यादा होने वाली है आप खुद समझ जाओ। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन की होगी। तो ये हमने एग्जांपल भी ले लिया। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी परिवर्तन के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन। तो एंट्रोपी परिवर्तन के अंतर्गत हम बताएंगे कि किसी समतापी उत्क्रमणीय विधि के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? समतापी उत्क्रमणीय विधि के द्वारा किसी परिवर्तन में अवशोषित की गई कुल ऊष्मा Q और परमताप T किसी समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा, किसके द्वारा? समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा। समतापी मतलब जिसका ताप क्या हो? समान। समतापी उत्क्रमणीय मतलब क्या? अभिकारक को उत्पाद में, उत्पाद को अभिकारक में। तो समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अधिशोषित ऊष्मा की मात्रा Q और परमताप T। परमताप क्या? T। मतलब कोई भी एक प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम मान लिया अपन ने उसमें? समतापी। और कैसा? बोले उत्क्रमणीय। तो समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो अधिशोषित ऊष्मा है उसको हमने क्या माना? Q। और परमताप क्या मान लिया? T। जिस पर Q ऊष्मा क्या हो गई है? अवशोषित की जा रही है। कितनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है? Q का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन होगा। जिस पर कितनी ऊष्मा? Q ऊष्मा अधिशोषित की जा रही है। तो अपन ने अधिशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या ले ली? Q। परमताप क्या? T। का क्या ले लेते हैं बेटा? अनुपात। इसका अनुपात क्या कहलाता है? बोले एंट्रोपी परिवर्तन। क्या कहलाता है? एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन को हम किसके माध्यम से बताते हैं? दर्शाते हैं डेल एस से। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्या? T। क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। अब Q की बात यदि की जाए तो रिवर्सिबल में ले लो या नॉर्मल ले लो, अधिशोषित ले रहे हो ना, अधिशोषित ऊष्मा की मात्रा बटे क्या? परमताप। यही क्या हो गया? एंट्रोपी में परिवर्तन। यदि बात की जाए एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, तो एक विस्तृण गुण है। मतलब डेल एस की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यह कैसा गुण है बेटा? हमने गुणों के बारे में पढ़ा होगा तो दो गुण पढ़े थे, एक विस्तृण गुण पढ़ा था और एक गहन गुण पढ़ा था। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर। जी हाँ, ये पदार्थ की मात्रा पर, ना कि गुणों पर निर्भर करता है। जबकि गहन गुण में हमने देखा था कि वो गुणों पर निर्भर करते हैं, ना कि पदार्थ की मात्रा पर। इनको क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं होता। तो एंट्रोपी एक कैसा गुण माना जाता है? विस्तृण गुण माना जाता है। कौन सा गुण? विस्तृण। और इसलिए इसका मान केवल पदार्थ की किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर। इसका मान किस पर निर्भर करेगा बेटा? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा, क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता है, गुणों पर डिपेंड नहीं करता। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। कौन? एंट्रोपी परिवर्तन। कौन सा गुण है? बोले विस्तृण गुण। और यह किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की मात्रा पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो जूल, किलो, इनवर्स, मोल इनवर्स होता है। इसका मात्रा क्या होता है? जूल, किलो इनवर्स और क्या? मोल इनवर्स होता है। तो ये इसका क्या निकल आया? मात्रक भी निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या हो गया? समाप्त। अब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक, क्या? एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। तो एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। एंट्रोपी को क्या प्रभावित करने वाले कारक, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। तो
सबसे पहली बात तो होगी बेटा, किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी को, किसी भी निकाय की, किसी भी तंत्र की एंट्रोपी को पहले तो अवस्था प्रभावित करेगी, करेगी या नहीं करेगी? अवस्था का अर्थ ये है मतलब कि कैसी अवस्था? तंत्र कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस। अभी पढ़ के आए हैं ये चीज कि किसी पदार्थ की एंट्रोपी जो होती है उसकी किस पर निर्भर करती है? अवस्था पर। उस तंत्र की किस पर निर्भर करती है? अवस्था। तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है। बोलोगे कैसे? तो हमने पढ़ा है कि ठोस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे कम होती है, इसके बाद किसकी होती है? बोले द्रव की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो किस पर निर्भर करती है? अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है। दूसरी बात ताप पर। दूसरी बात किसमें हम रख सकते हैं? ताप पर। अब बात आती है सर ताप पर कैसे? क्योंकि ताप बनाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। देखो मान लो कोई भी पदार्थ है, कोई भी सिस्टम है, मान लो ठोस भी है जिसकी एंट्रोपी क्या है? बोले कम। अब हमने बर्फ ही रख लिया यहाँ, किसके टुकड़े रख लिए? ये बर्फ के टुकड़े। हम नीचे लगाए भट्टी, चालू हो गया। भट्टी लगाएंगे तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, टकराहट बढ़ेगी, इनके बीच में क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। मतलब ताप बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ाने से एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब अणुओं की ये गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसकी अव्यवस्था बढ़ेगी, और जब तंत्र की अव्यवस्था बढ़ेगी तो फलस्वरूप उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से शॉर्ट में बता देना कि क्या बढ़ती है? एंट्रोपी परिवर्तित होती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, बढ़ जाती है। कम करने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? यदि आपसे कोई रीजन पूछे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हो कि सर किसी तंत्र की एंट्रोपी ताप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से तंत्र के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसमें उनमें अव्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। अव्यवस्था का मतलब अनियमितता, कहीं यहाँ कभी वहां, इस तरीके से अनियमितता बढ़ जाएगी। और जब अनियमितता बढ़ जाएगी फलस्वरूप उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दूसरा फैक्ट हमारा क्या आ गया? ताप। ठीक है। तीसरा फैक्ट हम ले सकते हैं अन्य पदार्थ की उपस्थिति। कौन सी चीज ले सकते हैं? अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अन्य पदार्थ की उपस्थिति मतलब यदि किसी तंत्र में कोई अन्य पदार्थ भी क्या हो, एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरा पदार्थ भी क्या रख दिया जाए, उसमें उपस्थित करा दिया जाए, तो क्या एंट्रोपी परिवर्तित होगी? तो बिल्कुल हाँ। कैसे? इसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि किसी तंत्र में बाह्य पदार्थ मिला देने से उसकी एंट्रोपी में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे क्या बोलोगे? जल में चीनी मिला देने से, जल में नमक मिला देने से। कैसे? थोड़ा समझो। मान लो हमने ये जल लिया है, क्या लिया है? पहले जल लिया। भाई ये ठीक ठाक व्यवस्था थी इसकी व्यवस्था कैसी थी? ठीक ठाक थी, हिलर डोलर नहीं हो रहा था ये जल। हमने इसमें क्या डाला? नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया मतलब, या फिर हमने चीनी डाल दी, शक्कर डाल दिया हमने, तो इसकी अव्यवस्था क्या होने लगी? ज्यादा होने लगी। अव्यवस्था क्या होने लगी? ज्यादा होने लगी। क्योंकि जैसे इस पदार्थ को डालोगे तो ये यहाँ वहां क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे, तो जिसके फलस्वरूप एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जब किसी तंत्र या निकाय में किसी अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आप याद रखें कि नमक में क्या मिला देने से, शक्कर मिला देने से, सॉरी जल में क्या मिला देने से, शक्कर मिला देने से या नमक मिला देने से जल की एंट्रोपी पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने एंट्रोपी का क्या कर लिया? प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा, सिद्ध करो कि स्थिर ताप पर एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और आयतन के प्रसार में किए गए कार्य के योग की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता है कि ये एंथैल्पी परिवर्तन बराबर QP, या आप ऐसा बोल सकता है डेल H बराबर डेल E प्लस क्या P डेल V। ठीक है ना? मतलब आंतरिक ऊर्जा और आयतन में प्रसार के क्या होता है? किए गए कार्य के योग की क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे तो हमने पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या आप सभी पढ़े हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या बोलोगे? क्योंकि ऊष्मा
गतिकी के प्रथम नियम से। क्या पढ़ा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? किसके बराबर क्या होता है? तो डेल ई बराबर क्यू प्लस क्या होता है? डब्ल्यू। डेल ई बराबर अर्थात आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है ऊष्मा प्लस क्या? कार्य होता है। डेल ई बराबर कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्यू प्लस क्या होता है? डब्ल्यू या क्यू माइनस डब्ल्यू, दो कंडीशन पढ़ी थी हमने, ठीक है। यदि निकाय पर किया गया कार्य प्रसार्य कार्य हो, हम ये बोलेंगे अब यदि निकाय पर किया गया कार्य, मान लो जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसमें जो किया गया कार्य है, कौन सा कार्य है? प्रसार्य कार्य है। प्रसार का मतलब समझते हो ना, उसको बढ़ा देने वाला। मान लो कोई तंत्र है, उसमें अपन ने कार्य किया, वो क्या हो गया? फैल पसर गया, ऐसे समझ लो। तो किया गया कार्य कैसा है? बोले प्रसार कार्य है। कार्य कौन सा वाला है? बोले प्रसार कार्य। तो क्या होगा? तो हो जाएगा W बराबर माइनस का पी डेल भी। W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का पी डेल भी, ठीक है। W बराबर क्या आ गया? पी डेल भी। अब क्या W के मान को कहां पुट कर दोगे? डेली के मान में, इसलिए डेली का मान क्या हो जाएगा? Q प्लस W का मान क्या हो गया? माइनस का पी डेल भी। मल्टीपल कर दें, डेल ई बराबर क्या हो गया? Q माइनस का पी डेल भी। क्लियर है? डेल ई बराबर क्या आ गया? Q माइनस पी डेल भी। अब हम बताएंगे, क्योंकि एंथैल्पी के सूत्र से हम जानते हैं, एंथैल्पी के सूत्र पढ़े हैं क्या? H इक्वल्स टू U प्लस डेल H बराबर क्या होता है? डेल H बराबर होता है क्या? E प्लस पी भी। देखो एंथैल्पी का नॉर्मल सूत्र लगाओगे तो H बराबर क्या होता है? E प्लस पी भी। क्या होता है? E प्लस पी भी। यदि एंथैल्पी परिवर्तन का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा? डेल H बराबर डेल E प्लस पी डेल भी। क्या होगा? पी डेल भी। क्या हो जाएगा? पी डेल भी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब दोनों पक्षों में आपने डेल लगाया तो डेल और क्या कर दो यहाँ? पी भी। अब यदि इसको स्पष्ट करोगे बेटा, तो ये डेल का गुणा इसमें भी होगा, डेल का गुणा किसमें भी होगा? भी में होगा। तो मतलब एक बार आप क्या ले सकते हो? पी डेल भी, और एक बार लिख सकते हो भी डेल पी। क्या लिख सकते हो? डेल H बराबर हो जाएगा डेल E प्लस, एक बार हम क्या ले सकते हैं? पी डेल भी, मतलब पी को बाहर रखें, डेल को अंदर, तो पी डेल भी, और एक बार भी डेल। तो दो कंडीशन बनती है इसकी हमारी। एक बार हम क्या ले सकते हैं? पी डेल भी, और एक बार ले सकते हैं भी डेल पी। अब चूंकि प्रक्रम कैसा है? बोले स्थिर दाब पर होता है। प्रक्रम कैसा होता है? स्थिर दाब। मतलब हम दाब बिल्कुल भी ना तो बढ़ा रहे हैं और ना ही कम कर रहे हैं। तो यहाँ बताएंगे, चूंकि प्रक्रम कैसा हो रहा है बेटा? स्थिर दाब पर, अर्थात दाब क्या है यहाँ? स्थिर। मतलब डेल पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है? जीरो। क्या होने वाली है यहाँ? स्थिर दाब का मतलब तो यही होता है कि डेल पी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और जब डेल पी का मान जीरो होगा तो कंफर्म है भी डेल पी का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? तो डेल H बराबर क्या आ जाएगा? डेल E प्लस पी डेल भी, और प्लस क्या? बोले जीरो। जीरो को अपन समाप्त कर दिए, यही जीरो रख देना, या रख के देख लेते हैं। डेल H बराबर क्या हो जाएगा? डेल E प्लस पी डेल भी। क्या आ गया? डेल E प्लस पी डेल भी। ठीक है। अब यदि बात करें, चूंकि डेल H बराबर क्या हो गया? डेल E प्लस पी डेल भी, अतः स्थिर दाब पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और आयतन के प्रसार में किए गए कार्य के योग की क्या होती है? बराबर। अरे भाई आप एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर है? एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और स्थिर दाब पर किए गए, मतलब आयतन के प्रसार में किए गए कार्य के क्या है? योग के बराबर। जो क्वेश्चन शुरुआत दिया था वो अपन ने क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। साथ ही साथ यदि डेल ई का मान हम कहां रख दें? इस समीकरण में रख दें। डेल ई का मान कहां रख दें? इस समीकरण में। तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा? क्या कंडीशन बनेगी? सर Q माइनस पी डेल भी प्लस पी डेल भी। ठीक है ना? सर वाला E अब डेल ई का मान, इस डेल ई का मान देखो, यहाँ डेल ई का मान निकालोगे या आप डेल H में डेल ई का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? डेल H बराबर हो जाएगा Q माइनस क्या हो जाएगा? पी डेल भी, और प्लस का क्या लगा है? पी डेल भी। ये और ये क्या हो गया? तो डेल H बराबर क्या आ गया? Q। तो कंडीशन क्या आई है अपनी? डेल H बराबर क्या आ गया? Q। अभी सिर्फ अपन ने ओनली क्या लिया है? Q।
क्या लिया? क्यू। क्यू को अपन क्यूपी भी ले सकते हैं। क्यों? स्थिर दाब की बात हो रही है। दाब कैसा है? स्थिर दाब। तो हमने डेल एच बराबर क्या ले सकते हैं? क्यूपी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्यूपी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है मुक्त ऊर्जा क्या है? मैंने नॉर्मली डाल दिया मुक्त ऊर्जा टॉपिक, है ना? या इसमें ये भी पूछ सकता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, इस तरीके से भी पूछ सकता है। इसे ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं, ठीक है? या हमसे नॉर्मली पूछ सकता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की क्या कीजिए? व्युत्पत्ति कीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर हमको सेम वे में देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मुक्त ऊर्जा की। फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। मुक्त ऊर्जा कहलाती क्या है? ठीक। तो किसी तंत्र या निकाय से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, किसी तंत्र या निकाय से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, जिसे किसी उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, क्या कहलाती है? मुक्त ऊर्जा कहलाती है। क्या बोला बेटा इसमें? रिपीट करो। किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की वह मात्रा, किसी निकाय से, निकाय को ही तंत्र बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं, तो किसी निकाय से क्या होने वाली? प्राप्त होने वाली। मतलब कोई तंत्र है, कोई मशीन है और उससे हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा, ऊर्जा की प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, या जैसे उपयोगी कार्य में क्या किया जाता है? लगाया जा सके, उसे उस तंत्र की क्या बोलते हैं? मुक्त ऊर्जा। अरे रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हैं सर। कोई तंत्र है, कोई मशीन है और वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में वहां से ऊर्जा क्या हो रही है? निकल रही है। तो वही चीज बोल रहे हैं निकाय से प्राप्त होने वाली। मान लो कोई मशीन है, सपोज जैसे गाड़ी का जो साइलेंसर होता है वहां से क्या निकलता है? धुआं। अब वो तो वेस्ट जा रहा है। यदि वहीं पर हम बलून लगा दें तो उस वेस्ट ऊर्जा को हम क्या करेंगे? बलून को फुला सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या समझ में आया कि सर किसी तंत्र या निकाय से प्राप्त होने वाली वह अतिरिक्त ऊर्जा जिसे हम किसी उपयोगी कार्य में क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। किसी उपयोगी कार्य में, उससे वो तो अतिरिक्त ऊर्जा थी, एक्स्ट्रा थी, वेस्ट ऊर्जा थी, और उसे हम किस कार्य में लगा रहे हैं? उपयोगी कार्य में लगा रहे हैं। तो वह ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? मुक्त ऊर्जा। मतलब कोई तंत्र है, कोई मशीन है, मान लो कोई तंत्र है और इससे रिलीज होने वाली कौन सी अतिरिक्त ऊर्जा? एक्स्ट्रा है, वेस्ट ऊर्जा है ये। और उस अतिरिक्त ऊर्जा का हम कार्य क्या कर रहे हैं? उपयोगी कार्य में लगा रहे हैं। कोई अच्छा कार्य करने में इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। जैसे मशीन है, मशीन का आपने देखा होगा साइलेंसर, साइलेंसर से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है। उस धुएं का हम उपयोग यदि किसी और चीज में कर रहे हैं, बलून को फुलाने में कर दिया जाए, तो क्या हो गया? उसका उपयोग हो गया ना एक प्रकार से। और भी कहीं ऐसे बहुत सारे यंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं जिसका जो वेस्ट एनर्जी होती है उसे हम कहीं उपयोगी कार्य में कर देते हैं। जैसे घर का कचरे से अपन लाइट बना रहे हैं, कचरे से क्या बना रहे हैं? लाइट बनाना। ये भी क्या है? अब कचरा तो वेस्ट था और उसे हम उपयोग कर रहे हैं और उससे एक एनर्जी बना रहे हैं, तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगी? मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुक्त ऊर्जा। अब बात आती है इसके गणितीय व्यंजक। इसे मुक्त ऊर्जा से कैसे दर्शाते हैं बेटा? जी से। ये भी याद रखना, मुक्त ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं? जी से। जी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलो गणितीय रूप में जी बराबर क्या होता है? तो जी बराबर एच माइनस क्या होता है? टी एस। एच माइनस क्या होता है? टी एस। जहां पर क्या बोलेंगे? जी क्या है? जी क्या है बोलोगे? मुक्त ऊर्जा। जी क्या है? मुक्त ऊर्जा। एच क्या है? एंथैल्पी। क्या है एच? एस क्या है? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। और टी क्या है? परमताप। क्लियर है? जी, एच, एस और क्या? टी। सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब चूंकि हम जानते हैं किसकी परिभाषा से? एंथैल्पी की परिभाषा से। चूंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है? आपने आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी है या आप एंथैल्पी की परिभाषा लगाओ? चलो, एंथैल्पी बराबर क्या पढ़ा है? ई प्लस क्या पढ़ा है? पीवी पढ़ा है क्या? ई प्लस क्या होता है? एच बराबर ई प्लस क्या होता है? पीवी। जानते हो ये चीज? एच बराबर क्या होता है? ई प्लस पीवी। यदि इसी मान को, एच के मान को कहां रख दिया जाए? इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए। ये मान लो एच का मान
वैल्यू ऑफ एच, पुट इक्वेशन फर्स्ट। इसी एच के मान को कहां रख दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, E plus PV E प्लस पीवी माइनस क्या, टी एस हो जाएगा। yes sir E प्लस पीवी माइनस क्या हो जाएगा, yes अब यदि हम सभी पक्षों में क्या लगाते हैं, डेल का प्रयोग कर लें। किसका प्रयोग कर लें, तो क्या लगाएं, यदि हम डेल जी लगा दें, डेल जी लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, डेल क्या लग जाएगा, डेल। हम एक साथ लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। या एक काम करते हैं, एक साथ अलग अलग लगा लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल प्लस क्या हो जाएगा, डेल को बाहर रखो, पीवी अंदर रखो अभी, ठीक है। माइनस में डेल बाहर रखो, किसको अंदर रखो, टीएस को, क्योंकि दो स्टेप में जाएगा ये डेल ही। एक बार क्या जाएगा बेटा, ये पी डेल भी बनेगा और एक बार बनेगा क्या, वी डेल पी। इसी प्रकार ये भी एक बार क्या बनेगा, टी डेल एस, टी डेल एस, और एक बार फिर माइनस लगा के क्या करेंगे, एस डेल टी। कंडीशन समझ में आ गई, दो स्टेपों में ये कंडीशन बनने वाली है। अब चूंकि ये जो प्रक्रम होता है ये स्थिर दाब पर और कैसा हो रहा है, स्थिर ताप पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, चूंकि प्रक्रम कैसा हो रहा है, ये निकाय कैसा हो रहा है, स्थिर दाब और स्थिर काय में ताप पर हो रहा है, स्थिर ताप पर। मतलब डेल पी का मान क्या होने वाला है, जीरो। तो पी डेल भी का मान भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। पी का जहां भी कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। किसका हो जाएगा, वी डेल पी का, सॉरी पी डेल वी का नहीं, क्या होना चाहिए, वी डेल पी। इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार डेल टी का मान भी क्या रखेंगे अपन, जीरो रखेंगे। किसका मान रखेंगे, डेल टी का मान जीरो रखोगे तो किसका हो जाएगा, एस डेल टी का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, इस इक्वेशन में पुट करो। ये इक्वेशन मान लो क्या बना देते हैं अपन, इसमें पुट करते हैं। तो डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल ई प्लस पी डेल वी तो रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो गया, जीरो। इसका मान रहेगा टी डेल एस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो, क्योंकि ये माइनस का एस डेल टी है तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब डेल जी बराबर क्या आ गया, डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस। ठीक ठाक समझ में आ रहा है इतना। अब हमें थोड़ा सा और स्टेप देखना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अभी अपन ने पढ़ा है कि H बराबर क्या पढ़ा है अपन ने, जल्दी बता दो फटाफट। H बराबर क्या पढ़ा है, E प्लस क्या पढ़ा है, PV पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। H बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, E प्लस PV पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। H बराबर जब E प्लस PV होता है तो डेल H बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। डेल H बराबर हो जाएगा डेल E प्लस प्लस क्या हो जाएगा, P डेल V प्लस क्या हो जाएगा, V डेल P। अब चूंकि स्थिर दाब में है तो ना देखना, स्थिर दाब में है तो डेल पी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब स्टेप देखो थोड़ा सा, कंडीशन क्या होगी जब ये बनेगा तो डेल एच का मान क्या आएगा, फटाफट बताओ। डेल ई प्लस डेल ई आएगा प्लस पी डेल बी आ जाएगा, पी डेल बी क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा ना। तो मतलब डेल एच बराबर क्या हो गया, डेल ई प्लस क्या बोले, पी डेल बी। ठीक ठाक समझ में आ रहा है। और इसको अपन समीकरण कौन सा देंगे अपन, थर्ड देंगे, और इस वाले को दे देंगे समीकरण नंबर क्या, 4। समीकरण 3 का मान, 4 का मान किसमें रख दें, समीकरण नंबर 3 में। 4 का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में। तो एक बात बताओ, क्या डेल ई और पी डेल भी का मान क्या निकल के आएगा, फटाफट बताओ। डेल एच निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो कंडीशन क्या होगी, डेल एच माइनस समीकरण 3 व किससे, 4 से। समझ गए। तो डेल जी बराबर क्या आ जाएगा, ये डेल ई प्लस पी डेल बी की जगह, डेल ई प्लस पी डेल बी की जगह क्या रख सकते हैं, डेल एच रख सकते हैं, और माइनस में क्या आ गया, टी डेल एस। अब क्या बताओ, ये स्टेप फाइंड करना था कि नहीं करना था। तो इस प्रकार गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या हो गया हमारा, फाइंड हो गया। क्लियर है।